ब्रजेश जी, एक सवाल मेरे दर्शक का है। वो कह रहे हैं उच्च जाति के गुंडे, उन्होंने गुंडे पहले उन्होंने वो कर दिया कि जो गुंडे सबको उच्च जाति के गुंडे दबंग या बाहुबली कहलाते हैं, जबकि मुसलमान और दलित अपराधी नक्सली, डाकू, गुंडे, वामपंथी, माओवादी जैसे शब्दों से अलंकृत किया जाता है। और उन्होंने उसको आगे कहा है कि फूलन देवी के संसद में पहुंचने पर श्रवण मीडिया ने बहुत हायतोबा मचाई थी। तो ये क्या ये भी है, मतलब आप मीडिया से आ रहे हैं, मैं भी मीडिया से हूं, कि उनको तो दबंग, बाहुबली ये सब बोला जाता है, लेकिन ये लोग आते हैं तो इनको कोई माओवादी बोलता है, कोई नक्सलवादी बोलता है। और ब्रजेश जी, ये जो एक डिफरेंस ये पूछ रहे हैं। जी नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़ा सामाजिक विवाद है और मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने बिहार में नक्सलवाद की तमाम कहानियां पढ़ी, तो उसमें ज्यादातर लीडर जो थे, कोर लीडर, वो या तो ब्राह्मण थे, वो बिहार थे नक्सलवाद, जो अति दलितों और जनजातियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनके लीडर थे, उनके बीच रहते थे और उनकी अपनी ही जातियों से या दूसरी ताकतवर जातियों से लड़ाई थी। उनके पीछे की फौज में बहुत सारे दलित और बहुत सारे जो है वनवासी थे पीछे उनके, लेकिन लीडर उनके जो थे, जो सबसे घातक माने गए, जिन पर लाखों लाख का इनाम रखा गया, वो ब्राह्मण थे, भूमिहार थे। जो वो आंदोलन है, उस आंदोलन के पीछे जो है, बेसिकली मेरा मानना है कि लोग वर्ग के जो खिलाफ था वो उस लड़ाई में शामिल हुआ। वो जात की लड़ाई नहीं थी, इसमें वो वर्ग की लड़ाई थी। और जो सवर्णों में भी ऐसे लोग थे जो मानते थे कि अति पिछड़े और दलितों को उनका न्याय मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, तो जाकर के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लड़ाई का हिस्सा बने। मैं पूरे प्रकरण में जितनी चर्चा हो रही, मैं दो तीन चीजें मतलब तथ्य के रूप में रखना चाहता हूं, ताकि इस चर्चा को बिल्किस बानो वाले केस से तुलना न की जा सके। मुझे लगता है तुलना करना थोड़ा सा एकदम अलग अलग जमीनी हकीकत है दोनों घटनाओं। जिस कृष्णैया आईएएस की हत्या की बात की जा रही है, वो गोपालगंज के डीएम थे। वो हत्या जहां हुई थी वो कोई दूसरा जिला था, हमारी ख्याल से मधुबनी था या कोई और जिला था, और वहां ड्यूटी पर नहीं थे, मुजफ्फरपुर वहां सड़क से गुजर रहे थे। और उस भीड़ ने वो जिला मुजफ्फरपुर था, जिला मुजफ्फरपुर। और उन लोगों ने वो लाल बत्ती देखकर समझा कि उनके जिले का अधिकारी है। भीड़ का गुस्सा प्रशासन के प्रति था, क्योंकि जिस नेता के मरने को लेके वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनका मानना था कि जिला प्रशासन की लापरवाही या उसकी जो भी भूमिका रही होगी, उसको लेकर लोग सड़क पर थे। और वहां पर जब हमला हुआ तो ना उस आईएएस की जांच उन्हें पता थी, ना उसकी पोस्टिंग पता थी। इसलिए इस मामले को एक कहना कि या दलितों पर एक हमला था या दलित इसको अपना इश्यू बनाएंगे, तो ये कोई जातियों का झगड़ा नहीं था। 22 में मरने वाले व्यक्ति की जात दलित से थी, वो भी साउथ के रहने वाले थे। वो अफसर थे, यह तो लोगों को पता था, लेकिन वो अफसर पड़ोसी जिले के हैं, यह नहीं पता था भीड़ को। भीड़ ने से अपने जिले का अफसर समझ के हमला किया और लिंचिंग कर दी। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का जो प्रभाव जातीय संघर्ष का होता है, वो प्रभाव कभी नहीं रहा। एक तो इस पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। दूसरे, जिस नेता को आनंद मोहन को छोड़ने की बात की जा रही है, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो उस भीड़ का हिस्सा थे। उनकी कोई ना कोई भूमिका रही होगी भीड़ को उकसाने में, लड़ने में, ऐसे में वो उस आरोप से बरी नहीं हो सकती। लेकिन घटना के बाद, चूंकि उस समय बाद के दिनों में लालू यादव का जब उदय हुआ और मंडल की राजनीति का उभार था, तो पिछड़ों की अगड़ों की लड़ाई बहुत भयंकर हो गई थी उस समय। तो पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़ों से लड़ने के लिए अगड़ों के एक समूह का नेतृत्व करने लगे थे आनंद मोहन। आनंद मोहन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके लिए उस समय की सरकार जो थी पूरी ताकत लगाया कि आनंद मोहन ना बच नहीं पाए। हो सकता है कि वो दाएं बाएं किसी तरीके से बच जाते, मैं भीड़ में था नहीं था, जैसा भी होता है। फाइनली वो कोर्ट में जब केस गया, ये मान लिया कि उसके पीछे थे और इनको सजा हो गई। और उस समय भी लोगों ने माना कि सत्ता में बैठी हुई सरकार के दबाव में आनंद मोहन को मुख्य अभियुक्त बना करके
ये सजा दिलाई गई। बाद में हालात बदले, आज की डेट में अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई उस मुकाम पे नहीं है जो मंडल के समय पर थी। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर राजपूतों का राजद के साथ सहयोग बना। बड़े कई नेता प्रमुख जीत के आए उनके यहां, उन लोगों का वर्चस्व था। 5-5.5% राजपूत केवल हैं बिहार में, लेकिन उनका जब चुनावी प्रभाव देखिए तो उनका प्रभाव बाकी दूसरी जातियों की उनकी कुल संख्या से ज्यादा प्रभावी दिखता है। इस बार के चुनाव में जो भी विधानसभा चुनाव हुआ पिछला वहां पर, उसमें 64 सवर्ण जाति के विधायक चुने गए, उनमें से 28 अकेले राजपूत जीते। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए राजपूत कैंडिडेट काफी लो हैंगिंग जिताऊ प्रत्याशी होते हैं। और पिछले 2-3 चुनावों में बीजेपी ने इस गणित को बदल दिया। धीरे धीरे बीजेपी आज की डेट में सर्वाधिक राजपूत कैंडिडेट जिताने वाली पार्टी बन चुकी थी। अब एक प्रमुख नेता जिनका पिछले दिन निधन हो गया, मैं नाम भूल रहा हूं, लोकसभा में थे, तो राजद के काफी मतलब मुखर राजपूत नेता थे, रघुवंश बाबू के बाद आज की डेट में राजद में कोई सा बड़ा चेहरा नहीं है कि राजद को लगे कि राजपूतों में मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं, वहां एक जगता बाबू बहुत बड़ा चेहरा है। वो खैर उस हम लोग उस विषय पे नहीं अभी बात करेंगे, वो एक अलग जगह चला जाएगा। तो उसके बारे में कहा जाता है कि उनका इतना कोई राजपूतों का नेता नहीं माना जाता। वो ठीक है, नेता ठीक है, लेकिन उनका उस पर प्रभाव नहीं है। तो आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक तो आनंद मोहन के साथ 100% पॉलिटिकल कार्रवाई है, और आनंद मोहन का प्रभाव केवल राजपूतों तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक समय में वो भूमिहार राजपूतों का संयुक्त संगठन बनाए और उनका राजपूतों से इतर दूसरी जातियों में भी व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो जो इस समय का सीन है, हम नैतिक अनैतिक की बात नहीं कर रहे, राजनीति में कहा जाता है सब कुछ जायज होता है, अभी मैं नैतिकता के दावे पर नहीं आ रहा हूं। जो हालात हैं, जमीनी हालात हैं, ऐसे में आनंद मोहन केवल राजपूतों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सवर्णों की राजनीति के हिसाब से जो बीजेपी का पकड़ है उसका कांटा ढीला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जैसा कि रविकांत जी कह रहे थे, इसका दलितों पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरा मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार का दलित भी जानता है कि आनंद मोहन में जो हत्या हुई थी, आनंद मोहन की उस भीड़ में जो हत्या हुई थी, उसके लिए कोई जाति मतलब घृणा या जाति लड़ाई का कोई हिस्सा नहीं था। वो एक घटना थी। उस गाड़ी में बैठा हुआ अफसर वो राजपूत होता तो भी मारा जाता, वो ब्राह्मण होता तो भी मारा जाता, वो कोई दूसरे प्रदेश का अफसर होता तो शायद उस समय भीड़ में मारा जाता हो। ठीक है। तो बाद में जमीनी हकीकत चूंकि लोगों को पता है, जिनको लगता है कि इस बहाने वो दलितों को भड़काकर अपनी तरफ ला सकते हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जमीन पर इसे दलित मुद्दा कभी नहीं माना गया। ठीक है। इसी तरह आईएएस अफसर्स को भी उनकी सहानुभूति होना जायज है, होना भी चाहिए, लेकिन वो आज ड्यूटी नहीं थे वहां पर, वो भीड़ को नियंत्रित नहीं करे गए थे, उनका कार्यक्षेत्र नहीं था, इसलिए वो आईएएस अधिकारी के रूप में ड्यूटी करते हुए नहीं मारे गए थे, ना उन पर आईएएस अधिकारी के रूप में उसमें हमला था। तो एक प्रशासन और असंतुष्ट भीड़ का जो झगड़ा होता है वो उस रूप में सड़क पर था और गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर घटना हो गई थी। तो मेरा एक कहना है कि इस समय जो राजनीतिक चाल के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बीजेपी के लिए नुकसानदायक होने वाला एक चाल है, और शायद नैतिक रूप से उतना उचित ना होते हुए भी फायदा उठाने के लिए जदयू और राजद ने संयुक्त रूप से एक कदम उठाया है। उन्हें 24 के चुनाव में भाजपा जैसी पार्टी जो किसी भी चीज को राजनीतिक फायदा बना सकती है, उसको उसी की तुर्की में जवाब देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ठीक जी, ठीक नहीं बनाएगा। मैं एक चीज सिर्फ और कह दूं ब्रजेश जी, जो रविकांत जी ने कहा, न्यायालय के फैसले का हम वो करते हैं। न्यायालय ने अगर ये माना है कि आनंद मोहन जी ने इस तरह से किया तो मान रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से जैसे अमित शाह साहब के फैसले का हम स्वागत करते हैं, न्यायालय ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि गोधरा में उनका कोई लेना देना नहीं था। आज कोई हम लोग नहीं पूछते हैं कि भाई ठीक है, वो तो अपीयर भी नहीं हुए, उन्होंने वो भी नहीं किया। खैर, हम ज्यादा जरूरी बात यह है
कि नीतीश कुमार का ये जो भी दांव है, जैसा कह रहे हैं रविकांत जी, ये लार्जर उसके लिए, विपक्ष के लिए मुश्किल तो नहीं पैदा कर रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि यह टोटल बिहार और थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी के प्रभाव के अलावा से कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हमारे मानना है कि इसका हो सकता है कि राजपूतों पर सकारात्मक असर हो, लेकिन किसी और जात पर इसका नकारात्मक असर नहीं होने जा रहा। जैसे पहले कहा, ये कोई जाति संघर्ष का इशू नहीं था। राजपूतों पर भी हमें नहीं करे सारे राजपूत जो है एकदम से टूट करके बीजेपी से इनके पीछे आ जाएंगे, लेकिन उस पर एक सकारात्मक असर जाएगा। और जो एक तरफा पकड़ थी बीजेपी की, उसमें उन्होंने बीजेपी के उस मतलब हिस्से में छेद कर दिया है इन्होंने, जहां से राजपूतों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। खास करके राजद इसका फायदा उठाएगी, ना कि नीतीश कुमार, क्योंकि राजद के ज्यादा अच्छे संबंध हैं राजपूतों में। अब उनको एक कहने को मिल जाएगा कि मेरी दबाव के चलते मैंने मुख्यमंत्री से ऐसा करा लिया है, और संभवतः उनको अगला टिकट भी दे, राजद चुनाव भी लड़ाए लोकसभा का, और उसका एक इंपैक्ट जाएगा एक खास पॉकेट में। ईस्टर्न यूपी में इसका असर होगा केवल राजपूतों में। अब फिर कह रहे हैं आनंद मोहन के छूटने के खिलाफ कोई बैकवर्ड क्लास नहीं है, इसलिए उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं जाने वाला है। ठीक है, और उतने ही क्षेत्र में इसका प्रभाव रहेगा, बाकी के रेस्ट इंडिया में इसका कोई असर नहीं होगा। जी।